हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है। हर समुद्र का एक किनारा होता है। हर पेड़ की एक छाया होती है। हर शहर की वैसे ही एक कहानी होती है। और ये शहर कोई और नहीं, आमची मुंबई। एक कहावत है अंग्रेज़ी में, ऑल थिंग्स एग्जिस्ट इन सेवेंस सिंस इट इज़ द नेचर ऑफ द यूनिवर्स टू एग्जिस्ट इन सेवेंस। 7 दिन निर्माण के, 7 दिन एक हफ्ते में, 7 सुर है गीत के, 7 रंग है इंद्रधनुष के, और 7 हमारे फेवरेट कैप्टन कूल के। ये मुंबई की कहानी भी 7 नंबर से ही शुरू होती है, द 7 आइलैंड्स ऑफ बॉम्बे। आज जो मुंबई इतनी खूबसूरती से खड़ी है, ये कभी हुआ ही नहीं करता था। ये शहर आधा पानी में, आधा कीचड़ में और बहुत सारे मच्छरों के साथ था। तो ये डॉक्यूमेंट्री है उस बॉम्बे से लेकर आज की मुंबई तक की। कि अगर मुंबई के टापुओं के बारे में हम चर्चा करें तो दक्षिण से उत्तर तक पहले आता है छोटा कुलाबा, यानी बहुत ही छोटा वो आइलैंड था, टापू था। फिर कुलाबा, मेन कुलाबा, फिर मुंबई। अभी इस मुंबई के टापू को कुछ जगहों पर गिरगांव ऐसा भी कहा गया है। फिर माझगांव, पूरब की दिशा में माझगांव, परेल या परळ मराठी में, और पश्चिम की दिशा में वरळी और माहिम। ऐसे कुल मिला के 7 टापू जब पोर्तुगीज़ों ने यहाँ के क्या कहेंगे, गुजरात का जो बादशाह था उसके पास से अपने पास लेने वाली पहली कॉलोनियल पावर या वेस्टर्न पावर पोर्तुगीज़, जब उन्होंने लिया तब ये 7 टापू थे। जब उन्होंने अंग्रेज़ों को दिया तब भी ये 7 टापू थे। अंग्रेज़ों ने यहाँ आने के बाद वो भराव डाले, लैंड रिक्लेम की, और फिर वो 7 टापुओं का मुल्क न रहते हुए एक सलग भूप्रदेश बना, वो अंग्रेज़ों के कालखंड में। अभी एग्जैक्टली ऐसी बॉर्डर्स ऐसा बताना आज मुश्किल हो चुका है, पर एक थोड़ी सी अपने को कल्पना आवे इसके लिए ऐसा कह सकते हैं कि आज का जो चर्चगेट स्टेशन है, चर्चगेट स्टेशन की पूर्व दिशा में, ईस्ट में जो वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है, वहाँ से लेकर यूँ कहें कि महालक्ष्मी, हम पेडर रोड से महालक्ष्मी की तरफ जाते हैं तो महालक्ष्मी ये उस मुंबई आइलैंड का, मुंबई टापू का आखिरी हिस्सा था, ऐसा एक अंदाजन बता सकते हैं। क्योंकि महालक्ष्मी मंदिर के बाद, यानी आज जहाँ पर हाजी अली सर्कल है, वहाँ वो टापू समाप्त होके बीच में खड़ी थी, और फिर अगला टापू था वरळी। तो आज हम ये पक्का बोल सकते हैं कि हाजी अली सर्कल से लेकर नेहरू तारांगण तक जो रास्ता है वो वास्तव में मुंबई टापू और वरळी टापू को जोड़ने वाला पुल था, सेतु था जब बना तब, यानी उसके दोनों तरफ समुद्र था। आज ऐसा हुआ है कि बाईं तरफ समुद्र है, पर दाहिनी तरफ पूरा लाला लाजपत राय कॉलेज, रेस कोर्स आदि आदि होते, यानी उसमें भराव होते होते उसका पुल ये स्वरूप आज बचा नहीं है। वैसे उन दिनों में सूरत, आज के गुजरात प्रांत में जो सूरत शहर है, वो उन दिनों के भारत की आर्थिक राजधानी थी। अभी भारत की यानी किसकी, तो भारत में जो अलग अलग राजसत्ताएं थी उसमें सबसे बड़ी राजसत्ता थी मुगलों की, और औरंगज़ेब बादशाह था, आपने को तो पता है। और औरंगज़ेब की वास्तव राजधानी यानी राजनैतिक राजधानी तो व्यापार कहाँ से चलता था, सूरत से। इसके लिए सूरत ये मुगल साम्राज्य की आर्थिक राजधानी ऐसा हम कह सकते हैं। और यानी वास्तव में वही स्थिति थी कि इतने व्यापारी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे
और इसलिए तो पोर्तुगीज़ों के भी वहाँ वखार थी, वखार यानी ऑफिस, कार्यालय, अंग्रेज़ों की वखार थी, डचों की वखार थी। तो यानी ये सारी कॉलोनियल पावर्स भारत से व्यापार करने के लिए कहाँ पर इकट्ठी हुई थी? तो सूरत में, इसलिए वो आर्थिक राजधानी है। और इसी कारण से शिवाजी महाराज ने पहले 1665 में और बाद में 1670 में ऐसे 2 बार सूरत पर हमला किया, क्योंकि मुगलों ने हिंदवी स्वराज्य पर हमला बोलकर हिंदवी स्वराज्य का जो नुकसान किया था, उस नुकसान का वसूल उनको करना था, और इसलिए उन्होंने मुगलों की आर्थिक राजधानी पर हमला बोलकर सूरत शहर की 2 बार लूट की। और दोनों बार अंग्रेज़ों को ये दिखा कि चाहे औरंगज़ेब इतना बड़ा सम्राट है, भारत देश का बहुत बहुत बड़ा, यानी 3/4 हम बोल सकते हैं, इतना बड़ा हिस्सा उसके पास होने के बावजूद भी वो सूरत शहर का अपनी आर्थिक राजधानी की सुरक्षा शिवाजी के हाथों से नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अभी यहाँ रहने में कुछ दम नहीं है, तो क्या करें? तो उनके नसीब से हुआ यूँ कि सन 1661 में 1661 में उनको मुंबई का ये टापू, मुंबई के ये 7 छोटे छोटे टापू, उनको एक दहेज के रूप में पोर्तुगीज राजा से मिले थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम मुंबई शिफ्ट होंगे, सूरत से मुंबई अच्छी है। तो उन्होंने मुंबई में आने के बाद ये तीनों राज्य जो उनके तीनों बाजू फैले थे, पश्चिम में समुद्र था, तीनों बाजू के राज्य, पोर्तुगीज़ों का राज्य, मराठों का राज्य और सिद्दी का राज्य, यहाँ के व्यापारियों को उन्होंने ऐसा बुलावा भेजा कि हमारे क्षेत्र में आओ, हम तुम्हारे धर्म को लेकर हम कोई तकलीफ नहीं देंगे, पर हमारे यहाँ आओ, व्यापार करो, आप संपन्न बनो, और आप जब संपन्न बनेंगे तो आपके व्यापार से जो रेवेन्यू क्रिएट होगा उससे हम संपन्न होंगे। पर ये करने के लिए आपको जो सुरक्षा चाहिए वो सारी सुरक्षा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कोई आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, ये हम देखेंगे। ये जो बात है वो स्प्रेड हो गई। व्यापारी ये कम्युनिटी ऐसी है कि फटाफट वो अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को बोलते हैं, अरे अच्छा है, आ जाओ। तो ऐसा करते करते ये तीनों आजू बाजू के राज्यों के जो व्यापारी कम्युनिटी है वो धीरे धीरे मुंबई की तरफ आने लगे। और जब उनको ऐसा और अच्छा अनुभव आता गया कि हाँ, यहाँ शायद जगह नहीं है, सब जगह बहुत सारी वो दलदल है, समुंदर यहाँ से आता है, खाड़ी वहाँ से जाती है, पीने के पानी की बहुत किल्लत है, फिर भी हमारा व्यापार सुरक्षित है और हमारा धर्म भी सुरक्षित है, तो क्यों ना हम वहाँ जाए। ऐसा करते 100-150 सालों में धीरे धीरे मुंबई की जनसंख्या बढ़ती गई। अभी जैसा मैंने बताया कि मुंबई में आकर उन्होंने पक्का किया कि मुंबई हमारा हेडक्वार्टर बनाएंगे, तो तब तो ये तीनों सत्ताएं प्रबल थी, यानी कहीं से भी शत्रु आ सकता था, यानी कि अपने को उनसे बचाव करने के लिए एक अच्छा किला, एक फोर्ट चाहिए करके, जो पोर्तुगीज़ों के ज़माने में शायद एक छोटा सा फोर्ट था, उसको उन्होंने काफ़ी बड़ा बनाया और काफ़ी बंदोबस्त उसका पक्का किला बनाया। चिमाजी अप्पा का बैर या दुश्मनी या पोर्तुगीज़ों से थी, अंग्रेजों से नहीं थी। दे आर टू डिफरेंट पावर्स। तो चिमाजी अप्पा ने अंग्रेज़ों को कुछ यानी धावा बोला नहीं, पर एक बात ऐसी हुई कि उन दिनों के क्या या आज भी क्या, हम हिंदू लोग बहुत ही श्रद्धालु, बहुत धार्मिक होते ही है। तो रास्ते में जो भी कोई धर्मस्थल पड़ता था, तीर्थ क्षेत्र या मंदिर, तो चिमाजी अप्पा उस देवता से मन्नत मांगते थे, प्रार्थना करते थे कि ये पोर्तुगीज़ों के साथ हमारी जो लड़ाई हो रही है वो बहुत कठिन है, क्योंकि पोर्तुगीज है, हमें यश दे, ऐसी मन्नत मांग के वो आगे जाते थे। किसी ने उनको बताया कि अंग्रेज़ों के मुल्क में ये जो माझगांव है, ये माझगांव में एक बड़ी अच्छी देवी है कि जो कोई भी मन्नत मांगो वो पूरी करती है, उसका नाम है वैकुंठ माता।
या माझगांव गांव के जो लोग हैं वो उसको अपनी गांव देवी मानते हैं। हर गांव की एक गांव देवी रहती है, वैसी ये माझगांव की गांव देवी है और ये स्थान बड़ा जागृत है, तो क्यों ना उससे मन्नत मांगे। चिमाजी अप्पा ने कहा हाँ करो मांगो, पर अभी ये तो है किसके हद में, तो अंग्रेजों के हद में, तो वहाँ कैसे जाएंगे, उनकी परवानगी लेनी पड़ेगी। तो वह चिमाजी अप्पा ने बोला अरे हटाओ, अंग्रेज के ताबे में आज मुल्क है, पर मुल्क हमारा ही है ना ओरिजिनल, उनकी हम क्यों परमिशन ले। अब खुद चिमाजी अप्पा आए कि उन्होंने अपने किसी सरदार को भेजा, ये स्पष्ट नहीं है, पर कोई मराठों की तरफ से कोई बड़ा आदमी बेखटक अंग्रेजों की परमिशन लिए बिना माझगांव तक आया, देवी के मंदिर में गया, मन्नत मांगी और वापस चला गया। तो वो डर गया, उनको लगा कि वसई पर और साष्टी पर मराठों का इतना बड़ा आक्रमण हुआ है, क्या पता एक रात में हमारे ऊपर भी धावा बोल देंगे, उनका क्या भरोसा है, और हम तो बहुत छोटे हैं यहाँ मुंबई में। तो उन्होंने सोचा कि अगर मराठे आएंगे फोर्ट पर धावा बोलकर, मुंबई के फोर्ट पर, तो कहाँ से आएंगे, तो कुर्ला, सायन, दादर, नायगांव, परेल, भाईखला ऐसे ही आएंगे ना, आज जो सेंट्रल लाइन जो है वह उसी तरफ से आएंगे। तो अब अपना जो बाजार गेट का जो दरवाज़ा है, तो वहाँ पर जो तट है, वहाँ पर जो बुर्ज है, उसका बंदोबस्त और पक्का करेंगे। तब उन्होंने क्या किया कि बाजार गेट के सामने, यानी आज का CST स्टेशन और आगे का सारा इलाका, क्रॉफर्ड मार्केट और आगे बेंडी बाजार, मस्जिद बंदर तक पूरा जो आज का इलाका है, वहाँ पर लोगों के घर थे, कुछ मंदिर थे, कुछ देवस्थान थे, एक चर्च था, एक मस्जिद थी, यानी एक गांव था बसा हुआ। सारे लोगों को उन्होंने बुलाया, उनकी मीटिंग ली और उनसे कहा कि अगर मराठों की फौज आती है तो यहाँ से आने वाली है, हमें ये चाहिए कि बाजार गेट के बुर्जों के ऊपर से हम उस आने वाली फौज पर सीधा तोपों या बंदूकों का मारा कर पाएंगे। और ये करने में हमें दिक्कत क्या है कि आप लोगों के घर है, अगर हमने ऐसा तोपों का मारा किया आपके घर ढह जाएंगे, कल उठकर आप बोलेंगे अरे हमारा घर निकल गया आपके लड़ाई में। इससे अच्छा है कि हम आपको दूसरी जगह देते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ आपके घर बनाओ, वो बनाने के लिए हम आपसे कुछ भाड़ा लेंगे नहीं, पर ये सारा जो इलाका है वो खाली करो। अब बचे 3 देवस्थान, हिंदुओं की मुंबा देवी, पुर्तगीज़ों का, कैथलिक लोगों का एक चर्च और मुसलमानों की एक मस्जिद। अब ये तीनों धर्मों के लोगों ने भी सोचा कि सरकार अगर ज़मीन दे रही है तो हम दूसरी जगह शिफ्ट होंगे कि जहां हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए ये तीनों लोगों ने अपने अपने स्थान, धार्मिक स्थल वहां से हटाकर दूसरी जगह लेकर गए। और इसके लिए मुंबा देवी, ऐसा कहा जाता है करीब करीब, ऐसा पक्का स्थल तो बोल नहीं सकते, पर आज जो CST स्टेशन का 16 नंबर 17 नंबर का प्लेटफॉर्म है, एकदम आखिर वाला, उसके बाद में डॉकयार्ड का वो P. डिमेलो रोड है, तो शायद वो 16-17 प्लेटफॉर्म नंबर के यहाँ आजू बाजू में कहीं पर मुंबा देवी का मूल मंदिर था। और अपने देवस्थानों का ये एक विशेषता है कि जहाँ मंदिर है, देवस्थान है, उसके सामने बड़ा या छोटा तालाब, सरोवर, तालाब होना ही चाहिए। तो वैसा आज की GPO की जगह या GPO के बाजू में जो भाटिया बाग जिसको बोला जाता है, वो पूरा एक बड़ा सा तालाब, जिसको मुंबा देवी का तालाब इसी नाम से जाना जाता था, ऐसा था। पर ये अंग्रेजों ने ये बोलने के कारण मुंबा देवी वहाँ से हटकर आज जहाँ पर है, यानी उस इलाके को आज मुंबा देवी एरिया बोलते हैं, बुलेश्वर बोलते हैं, कॉटन एक्सचेंज बोलते हैं, या जवेरी बाजार भी बोलते हैं, वहाँ पर गई। वहाँ पर जगह, पूरी जगह खाली थी और वहाँ पर मुंबा देवी का मंदिर बना। एक कोई बड़ा व्यापारी वहाँ आगे आया, वो मंदिर के बाजू में उसने नया तालाब बना दिया और यहाँ पर के सारे घर, यानी सारे स्ट्रक्चर्स, सारी इमारतें अंग्रेज़ों ने पूरी तोड़ दी और पूरा मैदान खाली कर दिया कि अगर वहाँ से मराठों की फौज आती है तो उनके ऊपर हम सीधा गोलीबार कर सकते हैं। और चर्च वहाँ से हटा और आज जहाँ स्वदेशी मार्केट है, स्वदेशी मार्केट की गली में पीछे वो चर्च है, मस्जिद हटी और वो आज की जुम्मा मस्जिद है मुलजी जेठा मार्केट के बाजू में। ऐसे वो तीनों धर्म स्थान वहाँ से हटे, पूरा मैदान बना
उस मैदान का उपयोग बाद में जब 1880-81 में जब अंग्रेज़ों ने ऐसा सोचा कि यहाँ पर एक रेलवे का बड़ा टर्मिनस बनाएंगे, तब उनको वो मैदान काम में आया कि वहाँ कुछ था ही नहीं। और इस तरफ ईस्ट में कौन सा था, तो एक जो छोटा सा बंदर था उसका नाम था, फिर से जैसा पालू बंदर वैसा कोली लोगों के भाषा में उस बंदरगाह का नाम, बंदर हिंदी और मराठी में फ़र्क है, बंदरगाह का नाम था बोरी बंदर। शायद बोरी के पेड़ वहाँ पर होंगे, पता नहीं। इसके लिए इस स्टेशन को पहले, यानी मूल नाम है बोरी बंदर स्टेशन, बाद में उसको विक्टोरिया टर्मिनस, वो विक्टोरिया का नाम दिया, वो अलग बात है, अभी तो वो CST हो गया। दादर ये जो शब्द है ना, तो काफ़ी लोग दादर यानी सीढ़ी, मराठी में जिना बोलते हैं, इस मतलब से लेते हैं। पर दादर का दूसरा, इस शब्द का दूसरा अर्थ ये भी है कि पुल, कोई भी दो ठिकाने जोड़ने वाला जो पुल है, ब्रिज, उसको भी दादरी बोलते हैं। तो एक उस नाम का ऐसा बोला जाता है कि वरली और माहिम, ये दो टापुओं के बीच में कोई ऐसी जगह थी कि जब लो टाइड के समय पानी जब पीछे हटता था, तब वहाँ पर ऐसी एक यानी बालू का एक पुल जैसा दिखता था कि जहाँ सीधे पैदल जाकर हम लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आ जा सकते थे। जब हाई टाइड होती थी तब नहीं जा सकते थे, तब यहाँ से वहाँ जाने के लिए वो कोई बोट वो आवश्यक रहती थी। पर लो टाइड के समय वो जो दिखता था, मराठी भाषा में उसके लिए और एक शब्द है दांडा, वालू का, रेत का दांडा, यानी एक छोटा सा ऐसा हिस्सा कि उसके ऊपर से आदमी चलकर इस यहाँ से वहाँ जा सकता है, वैसा वो दादर था। आज जो दादर पोर्तुगीज चर्च हम लोग बोलते हैं, तो एक ज़माने में दादर पोर्तुगीज चर्च के आसपास का जो सारा इलाका था, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में क्रिश्चियन लोग रहते थे। अभी तो जनसंख्या में बहुत चेंजेस आए हैं, बदलाव हुए हैं, पर वहाँ के मूल निवासी शायद कोली होंगे या भंडारी होंगे, और वो पोर्तुगीज़ों के धर्मच्छल से कन्वर्ट हो गए, पर उनका वास्तव्य तो वहीं रहा। और इसके लिए पोर्तुगीज चर्च और आजू बाजू का जो परिसर है, वो शायद मूल दादर गाँवठान, मराठी में जिसको मूल गांव जहाँ की बस्ती है गाँवठान बोलते हैं, वो गाँवठान होगा, ऐसी एक संभावना है। मुंबई बंदरगाह का कमर्शियल यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होता होगा, यानी ये अलग अलग बंदरों के नाम है, चिंस बंदर है, टांक बंदर है, बोरी बंदर है, मोरा बंदर है, बहुत सारे, और कुलाबा की तरफ भी बहुत सारे बंदर है, वहाँ पर पुरानी कोली बस्ती है। पर ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऐसा जो समुद्र है कि जहाँ पर तूफान पहुँचते नहीं हैं, वो माझगांव की तरफ है। इसके लिए आज भी नेवी का अड्डा वही है, या व्यापार जो मुंबई पोर्ट का, मुंबई हार्बर का जो सारा व्यापार है, वो उसी तरफ है, क्योंकि समुद्र की गहराई वहाँ ज़्यादा है, और यानी सीधे आकर धक्के पर लग सकते हैं बड़े बड़े जहाज भी, उन दिनों भी आज भी। और इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि माझगांव वॉज द एक्चुअल पोर्ट ऑफ मुंबई, द ओरिजिनल मुंबई, क्योंकि व्यापार के लिए, या यूँ कहिए कि समुद्री जहाज जहाँ पर आसानी से लग सके किनारे पर, ऐसी गहराई पानी को कहाँ है, तो माझगांव में, माझगांव या आजू बाजू का सारा टापू, सारा समुद्र का हिस्सा। ईस्ट में ही अपने को सारे किले दिखते हैं। अगर बॉम्बे फोर्ट की जगह ओरिजिनल पोर्तुगीज़ों का छोटा सा किला होगा, ऐसा लगता है, तो वो भी ईस्ट में है। उसके बाद आता है शिवड़ी, नहीं, उसके बाद एक्चुअली आता है डोंगरी, पर डोंगरी का किला वो कहीं पर लुप्त हो गया, आज किसी को पता नहीं है वो कहाँ है। डोंगरी के बाद आता है माझगांव, वो तो आज भी है। उसके बाद है शिवड़ी, उसके बाद सीधा आता है अपना ये सायन, शिव। फिर शिव के यहाँ से जो खाड़ी या नदी का पानी वेस्ट में जाता था, वहाँ पर पहले आता है शिव के तुरंत बाजू में रीवा, जो शिव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बराबर पीछे एक छोटी सी टेकड़ी है, टीला है, या यूँ कहिए साइंस स्टेशन के बराबर पीछे,
और उसमें केवल एक ही बुर्ज आज बचा है, वो दिखता है अपने को। यानी बीच में हाईवे में हम जा रहे हैं, राइट में सायन का किला है, लेफ्ट में रीवा इस नाम का वो छोटा सा किला है। खाड़ी आगे जाती है तो धारावी में हम पहुंचते हैं। धारावी काला किला ऐसा ही उसको बोलते थे। काला किला बस डिपो आज भी है वहाँ, पर यह काला किला क्या है किसी को पता नहीं है, और उसको काला क्यों बोला गया। तो अंग्रेज या उनके पहले पोर्तुगीज, वो धारावी इतना दलदल युक्त सारा वो आसमंत था कि दलदल की वजह से पीने का पानी नहीं है और मच्छर बहुत है। तो वहाँ पर यानी काले पानी की सजा जिसको होती थी उसको वहाँ बेचते थे कि मच्छर काट कर। हाँ, ये आज की बात अलग है, आज सारा मामला ही अलग है। पर उन दिनों क्यों हम यहाँ मुंबई में आए, ऐसा कई बार अंग्रेज़ों को लगता था, क्योंकि एक तो वहाँ से आने वाले सारे लोग उस ठंडे प्रदेश से एकदम यहाँ पर उष्ण प्रदेश में आते थे, और आकर भी कहाँ आए, तो मुंबई में, कि जहाँ ये जो स्थानिक लोगों को भी यहाँ की उष्णता वो सहन नहीं कर पा रहे। ऐसी उष्णता में वो बर्फीले प्रदेश से सीधे आते थे। और फिर हवा कैसी, तो समझो पूना में थे तो पूना में अच्छी हवा है, या कहीं पर घाट पर गए तो ठीक है, पर कोकण में सब जगह ऐसी हवा है। और मुंबई में तो दलदल होने के कारण इतने रोग चलते थे, हमेशा ही चलते थे, कि कई बार अंग्रेजों को लगा अरे हम क्यों इस नरक में आए, पर कुछ कर ही नहीं सकते थे। यानी तीनों तरफ उनसे प्रबल शत्रु बैठे थे, तो ये छोटी सी जगह पकड़ के रखो, इसके सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। यानी वो सुख से यहाँ नहीं रहे, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है इसके लिए रहे। पर उनका सौभाग्य है कि उनके सारे तीनों शत्रु धीरे धीरे दुर्बल होते गए और ये प्रबल होते गए, और इन्होंने पूरा देश जीता। ये उनका बिल्कुल सौभाग्य है। यानी कई बार ऐसा हुआ है कि एक समझो एक नया शिप इंग्लैंड से बॉम्बे हार्बर में आया, और उस शिप पर से 50 लोग उतरे, और बस 10-15 दिनों में 50 में से 49 लोग मरे मलेरिया की वजह से या और कोई रोग की वजह से। ऐसा कई बार हुआ है, कई बार। फिर भी वो टिके, पकड़ के रखा और आखिर में जीत लिया। ये नसीब की बात है। विलियम हॉर्नबी नाम का गवर्नर था, तो उसने सोचा कि ये मुंबई आइलैंड और वरली आइलैंड ये कनेक्ट करेंगे। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए अलग अलग लोगों को बुलाया। काफ़ी लोग आगे आए और उन्होंने आज का हाजी अली सर्कल से लेकर नेहरू तारांगण या पुराना जो लोटस टॉकीज था वहाँ तक का रास्ता, एक्चुअली ये पूरा पानी में था। यानी हाई टाइड के वक्त हाजी अली के दरगाह से लेकर आज के 7 रास्ते तक पानी जाता था, यानी पूरा बीच में पानी था। यूँ कहें कि हाजी अली सर्कल वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ बॉम्बे आइलैंड एंड नेहरू तारांगण दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ वरली आइलैंड। बीच में सारा पानी है, ऐसा सोचिए, नज़र के सामने लाइए। बीच में पुल बनी, पर बनने के बाद पूर्णिमा या अमावस्या को या इन 2 दिनों में जो ज़बरदस्त हाई टाइड आती है, उस हाई टाइड के सामने ये पुल बच नहीं पाई। पुल के पानी के मार से वो पुल टूट गई। ऐसा कई बार हुआ, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर आगे आए, उन्होंने फिर से पुल बनाई और वो फिर से टूटती रही। तो विलियम हॉर्नबी हैरान हो गया, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग भी हैरान हो गए, यार क्यों बच नहीं है, पुल बचती क्यों नहीं है। तो एक एक करके सारे काम छोड़कर चले गए कि हमको जमेगा नहीं। आखिर में रामजी शिवजी प्रभु ये नाम का कॉन्ट्रैक्टर आगे आया और उसने एक चैलेंज लिया कि कैसे नहीं बनती है, मैं बनवाता हूँ। और उसने बड़े मेहनत से कुछ ज़्यादा श्रम डालकर, पहले वालों का सारा अनुभव ध्यान में लेकर कि ये हाई टाइड के टाइम ये टूटती है करके ज़्यादा मजबूत पुल बनाई, फिर भी वो टूट गई। तो ये हैरान हो गया, तो मैं ऐसा नहीं था। तो वो हैरान हुआ और उस हैरान अवस्था में उसको नींद लगी
और उस नींद में उसको महालक्ष्मी का स्वप्न दृष्टांत हुआ और देवी ने ऐसा आकर कहा कि यहाँ पर तब पुल बनेगी, पुल के रास्ते में मेरी मूर्ति है। और कहा जाता है कि देवी ने उसको उस दृष्टांत में वो जगह दिखाई कि एक पत्थर के कहीं पर ऐसी गुफा थी और वहाँ वो मूर्ति छुपाई हुई थी, वो मूर्ति बाहर निकालो, उसकी प्रतिष्ठापना करो, अगर ये होता है तो मैं पुल बनने दूंगी, ऐसा देवी ने कहा और स्वप्न दृष्टांत समाप्त हुआ। अब ये और हैरान हुआ कि मैं तो मानता हूँ पर यह अंग्रेज गवर्नर मानेगा कि नहीं पता नहीं, पर वो आया और उसने विलियम हॉर्नबी को ये सारा स्वप्न दृष्टांत का बात सारी बताई कि ऐसा ऐसा है, आप क्या सोचते बोलिए, अगर ऐसा करते हैं तो मैं पुल का ठेका आगे चलाता हूँ, नहीं तो मैं भी छोड़कर चला जाता हूँ, क्योंकि ये बनने वाला नहीं है जब तक देवी का मंदिर नहीं बनेगा। तो अब विलियम हॉर्नबी की मनस्थिति देखिए कि वो इतना उतावला हुआ था कि बॉम्बे आइलैंड और वर्ली आइलैंड जोड़ना ही चाहिए, कि उसने कहा ठीक है, आपके धर्म के श्रद्धा के मुताबिक करो, ढूंढो, बाद में देखेंगे। तब ये रामजी शिवजी कोई 3-4 ऐसे जिनको सारा वो इलाका मालूम था, शायद मछुआरे लोग होंगे, उनको लेकर वो गुफा ढूंढता ढूंढता गया दरिया किनारे और उसको वो गुफा मिली और गुफा के अंदर उसको 3 मूर्तियां मिली, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। अब 3 मूर्तियां मिली, ये बात पूरे मुंबई में फैली, गवर्नर को भी मालूम हुई। तो वो इतना खुश हुआ कि उसने वो जो मुंबई आइलैंड का जो आखिरी हिस्सा था वहाँ के बाजू के एक टीले पर गवर्नमेंट की जगह उस मंदिर के लिए दे दी। चलो इस टीले पर, इस थोड़ा सा जो ऊंचाई है, टेकड़ी जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आपके देवी की प्रतिष्ठापना करिए। और ये बात पूरे मुंबई में फैलने के बाद सारे श्रद्धालु लोग आगे आए, सारे लोगों ने मिलकर पैसा जमा किया और महालक्ष्मी का जो मंदिर आज है वो बनाया। आज अपने को वो हिल लगता नहीं है, पर आप अगर सोचेंगे तो नीचे से आप एक सीढ़ी चढ़कर महालक्ष्मी के मंदिर तक पहुंचते हैं। वो छोटा सा टीला है, टेकड़ी है। और जब महालक्ष्मी की प्रतिष्ठापना वहाँ पर हुई, उसके बाद जो पुल बना वो आज भी है और वो विलियम हॉर्नबी के समय बना, इसके लिए उसको कहा जाता है हॉर्नबी वेलार्ड। वेलार्ड एक फ्रेंच शब्द है, उसका मतलब है बांध, बांध, दरिया को बनाया, दरिया के ऊपर बनाया हुआ बांध। और तब ऐसी स्थिति थी कि हाजी अली सर्कल से लेकर नेहरू तारांगण तक ये पुल था, दोनों बाजू पानी था, दोनों बाजू, यानी पुल के नीचे से वो पानी आज के 7 रास्ते तक, यानी रेसकोर्स, बाद में महालक्ष्मी स्टेशन और बाद में 7 रास्ता, वहां तक वो पानी जाता था। पर धीरे धीरे भराव होता गया, मट्टी डालते गए लोग, या सरकार ने जानबूझकर वहां पर रिक्लेमेशन किया, करते करते पूरी दाहिनी बाजू, आज वहां पर जमीन है, रेसकोर्स है, महालक्ष्मी स्टेशन है, लोगों के घर है, अलग अलग कंपनियां हैं, लाला लजपत राय कॉलेज है, यानी आज पुल की स्थिति नहीं है। पर बाएं बाजू तो वैसा ही है। अभी वो कोस्टल रोड बन रहा है, उसका क्या होगा पता नहीं, पर वहां तक हम दरिया तो देख ही सकते हैं। यानी महालक्ष्मी ने ये दृष्टांत देकर बनवाया हुआ पुल है। माझगांव में जहाँ पर किला था, तो आज हमको वहाँ किला दिखता नहीं है। हार्बर रेलवे का डॉकयार्ड रोड जो स्टेशन है, स्टेशन से बिल्कुल लगकर जो टेकड़ी है, जो पहाड़ी है या टीला है, उसको आज हम बोलते हैं भंडारवाड़ा हिल। और जैसे म्यूनसिपालिटी का मलबार हिल पर एक जलाशय है, टैंक है, वैसा ये भंडारवाड़ा हिल पर भी एक बड़ा टैंक है कि जो आजू बाजू के सारे इलाकों को वहाँ से वाटर सप्लाई होता है। भंडारवाड़ा हिल जो है वही माझगांव का किला था। हुआ यूं कि अंग्रेजों के कालखंड में ब्रिटेन या इंग्लैंड बोलेंगे, ये सुपर पावर कहाँ थी? यूरोप में थी, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर सुपर पावर कौन था, या ऐसे कहेंगे कि बेटर एडमिरल्टी किनकी थी? तो जंजीरे के सीधी की थी। अब ये सीधी का जो जंजीरा है, आज जिसको हम मुरुड जंजीरा बोलते हैं, ये मुरुड जंजीरा खुले दरिया में है।
यानी कि अगर कोई तूफान आता है दरिया पर तो वो सीधा वो जंजीरे से आकर टकराता है। अभी किले के अंदर जो लोग हैं उनको कितना भी तूफान आता है तो कुछ नहीं होगा, पर उसके आजू बाजू में जो आरमार है, जो सिद्दी का लड़ाऊ बोट यानी जहाज़ों का जो काफिला, वो काफिले का क्या होगा? तो अब एक दूसरे के ऊपर टकरा कर शायद ख़त्म हो सकती है या उसकी खराबी हो सकती है। तो इसके लिए सिद्दी क्या करता था कि हर बारिश के मौसम में 4 महीनों के लिए अपना सारा काफिला मुंबई के माझगांव ये इलाके में लाकर, बंदरगाह में लाकर वहाँ पर रखता था। और उसका और पोर्तुगीज़ों का, उसका और अंग्रेज़ों का ये करार था कि 4 महीनों के लिए हमारा सारा आरमारी काफिला आपके माझगांव बंदर में रहेगा। उसको वरवा करना ऐसा बोलते हैं, कोली लोगों के भाषा में वरवा करने, यानी वहाँ पर लंगर डाल के उनका सारा काफिला सुरक्षित रहता था। यानी कोई भी तूफान अगर आता है तो उनके जहाज़ों को कोई नुकसान ना हो। अब 1690 में 1690 में सिद्दी याकुत खान नाम का एक जो सिद्दी था, यानी सिद्दी अलग अलग थे, जैसे मुग़ल बादशाह आदिल शाह अलग अलग थे, वैसे जंजीरे के अलग अलग सिद्दियों में से सिद्दी याकुत खान ये जो मुख्य था, उसके कालखंड में 1690 साल की बारिश के वक्त उसका और अंग्रेज़ों का कुछ झगड़ा हुआ। किस बात से हुआ पता नहीं, पर उनका कोई ज़बरदस्त झगड़ा हुआ और सिद्दी याकुत खान इतना संतप्त हुआ अंग्रेज़ों के ऊपर कि जहाँ पर माझगांव के जिस बंदरगाह में उसने अपना सारा अरमान रखा था, उस बंदरगाह के पीछे वाला माझगांव का किला उसने जला दिया, पूरा किला जला दिया। और अंग्रेज़ डर गए कि अभी माझगांव ये तो इसने जीत लिया, जला दिया, उसके बाद डोंगरी और उसके बाद मुंबई फोर्ट, यानी किसी भी वक्त इसका सैन्य डोंगरी को लांघ कर मुंबई फोर्ट पर आ सकता है। अंग्रेज़ डर गए, पर याकुत खान ने उतना किया नहीं, उसने माझगांव का किला पूरा जला दिया, बर्बाद कर दिया और वो अपना सारा आरमारी काफिला लेकर वापस निकल गया जंजीरे की तरफ। तब से माझगांव का वो जो चट्टान थी, वो जो हिल था, वो वैसा ही पड़ा रहा। अंग्रेज़ों ने वापस उसके ऊपर कोई किला बनवाया नहीं, वैसा ही रख दिया उसको, जला हुआ है जला ही रहने दो। इसके लिए आज अपने को वहाँ पर कोई किले का बुरुज या वो तट की दीवार ऐसा जो दिखता नहीं है, वो आज भी नहीं है। पर यह बात की जो घटना हुई कि वो किले के बाजू में जो वैकुंठ माता माझगांव की गावदेवी, वो बड़ा जागृत स्थान है। चिमाजी अप्पा या उनका सरदार आकर वो देवी को मन्नत मांग कर गए, प्रार्थना करके गए, वो स्थान आज भी वहाँ है, वैकुंठ माता। यानी वहाँ पर टाकी है, बंडरवाड़ा हिल म्यूनसिपालिटी की टाकी के नीचे बाजू वो मंदिर आज भी विद्यमान है। और वहाँ से अगर हम देखते हैं तो आज भी माझगांव का जो बंदरगाह जो है, आज जिसको हम माझगांव डॉक बोलते हैं, बिल्कुल सामने दिखती है। यानी उस हिल का, उस चट्टान का टैक्टिकल महत्व क्या हो सकता है, ये हम आज भी जान सकते हैं वहाँ का नज़ारा देखने के बाद। मुंबई के इतिहास की ये सच्चाई आज भी कईयों को नहीं मालूम है। ये 7 टापुओं का संगम मुंबई और इसके कई राज आज भी बहुत है, जिसमें से कुछ आज हमने जाने। लेकिन मुंबई के बारे में अगर किसी ने कहा है तो ये शब्दों में कहा है, जो भी यहाँ आया इसके खूबसूरती का मोहताज हो गया, सड़क पर सोकर भी यहाँ का सरताज हो गया। न जाने कौन सी शक्ति है इन हवाओं में जो बहती है यहाँ की गलियों में। ये शहर आज सिर्फ एक शहर नहीं, एक भावना बन चुकी है। करोड़ों लोग इस शहर में रोज़ आते हैं अपने सपनों के लिए एक आशा ढूंढने, और इस शहर ने भी उनका खुले हाथों से स्वागत किया है। आज भी जब एक मुसाफिर को पूछा जाता है कि आपके सपनों की उड़ान कहाँ से हुई, उनके ज़बान पे सिर्फ एक ही शब्द होता है, आमची मुंबई।